हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो चलिए, स्वागत है आपका यशवंत एकेडमी चैनल पे। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 18 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है मेरे भाई। जो क्वेश्चन के सारे एग्जाम जो पूछे गए थे, जो बच्चों के थ्रू मिला है मेरे भाई, वो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान कितने नंबर का था। तो ये भारत का स्थान सेकेंड पोजीशन पर था। आपका ऑप्शन बी राइट है। 1951 में भारत में जो हुआ था एशियाई खेलों में पदक तालिका पर भारत जो सेकेंड रैंक पे था, जो 51 पदक के साथ, जिसमें 15 गोल्ड, 16 रजत और 20 कांस्य थे। जबकि जापान 60 पदक में 24 गोल्ड था और फर्स्ट स्थान पे इसका नंबर था। और यह एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान भी है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। चलिए इसका डिटेल्स देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो पूछा था कि यदि व्यक्ति बी को किसी की हत्या करने के लिए उकसाता है और बी उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो भारतीय न्याय संहिता BNS के अनुसार कौन दोषी माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे भाई। इसका राइट है व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों को समान सजा मिल सकती है। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाता है और वह अपराध कर दिया जाता है, तो उकसाने वाले यानी एवेटर और अपराध करने वाले परपिट्रेटर दोनों को ही दोषी माने जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 दुष्प्रेषण को परिभाषित करती है और धारा 48 के अनुसार उकसाने वालों को वही सजा दी जाती है जो उस अपराध के लिए निर्धारित है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आपका अनुच्छेद 365, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र सरकार के किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। यह अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है, जहां राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो यह 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्य में। 1991 में भारत में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो 1991 में नरसिम्हन समिति, जो बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए जाना जाता है, उसको लगाया गया था। महत्वपूर्ण था कि अगर आपके सवाल में बैंकिंग या कर सुधारों का जिक्र था तो इसमें कोई एक सही जवाब ही होगा। तो आपका नरसिम्हन समिति ही सही जवाब होगा 1991 के अनुसार। अगला प्रश्न जो है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और देश के पहले रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना मुख्य वैज्ञानिक कौन थे। स्थापना में जो है मुख्य वैज्ञानिक कौन थे। तो आपका ये हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल का व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का पहला एक रॉकेट जो था
21 नवंबर 1963 को थुम्बा से लॉन्च किया गया था, जिसे डॉक्टर साराभाई की दूरदर्शिता प्रमुख थी। इन्हीं के द्वारा जो उस समय थे, तो ये दूरदर्शिता इनका इतना ज़्यादा था कि उन्होंने 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया था अपने इस थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा था ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो अमन सहरावत। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर यह रिकॉर्ड बनाया और वे भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता भी बन गए हैं। उन्होंने 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है, जो पीवी सिंधु 2012 में रजत पदक के साथ थी और अन्य पूर्व रिकॉर्ड धारकों से कम है। तो इसका राइट आंसर अमन सहरावत है। अगला प्रश्न पूछा था मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा घटक मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। मानव विकास सूचकांक HDI व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा के वर्ष और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को मापता है, ताकि किसी देश के विकास का आकलन केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि लोगों के क्षमताओं और अवसरों के आधार पर किया जा सके। अगला प्रश्न जो पूछा था भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर थार था मेरे भाई, ऑप्शन बी इसका राइट था। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी बनाता है। अंटार्कटिक रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह 14 लाख, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 14 करोड़ किलोमीटर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 55 लाख वर्ग मील में यह फैला हुआ है। दुनिया का पूछेगा तब अंटार्कटिका रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वैसे भारत का सबसे बड़ा थार है। अगला प्रश्न जो था पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। उन्होंने पाल साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने न केवल बंगाल में राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, बल्कि मगध में पाल प्रभुत्व को भी बढ़ाया। वह बौद्ध थे और उन्होंने प्रसिद्ध ओदंतपुरी विहार की स्थापना भी करी, जो बिहार शरीफ के आधुनिक शहर का प्राचीन स्थल भी है और नालंदा के पास एक मठ है। गोपाल लगभग 750 ईस्वी में सिंहासन पर आते प्रतीत होते हैं। गोपाल का उत्तराधिकार उसके पुत्र धर्मपाल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपातकाल से, इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है मेरे भाई। अगला प्रश्न आप देखिए, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान यानी वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह आपका भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव करके किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आपका राइट था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा था महिलाओं की भाला फेंक को पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये ओलंपिक में 1932 में शामिल किया गया था, ऑप्शन सी आपका राइट है। महिलाओं का भाला फेंक प्रतियोगिता को पहली बार 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, जबकि पुरुषों के लिए यह स्पर्धा 1908 से ही ओलंपिक का हिस्सा थी भाला फेंक।
अगला प्रश्न जो पूछा था, फुटबॉल में आम तौर पर किस शारीरिक अंग का उपयोग गेंद को छूने के लिए नहीं किया जाता? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। तो हाथ, फुटबॉल को हाथ से नहीं छूना है खेलते टाइम में, पैर से। फुट मतलब पैर, वॉलीबॉल को हाथ से। फुटबॉल के खेल के दौरान आमतौर पर हाथों, कंधों से उंगलियों तक का उपयोग गेंद को छूने के लिए नहीं किया जाता है। खेल के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि खिलाड़ी यानी गोलकीपर के अलावा अपने पेनल्टी क्षेत्र के भीतर ही गेंद को पास कराने, ड्रिबल करने या फिर गोल करने के लिए मुख्य रूप से अपने पैरों, सिर, छाती और शरीर के अन्य अंगों का उपयोग कर सकते हैं। हाथ का उपयोग करना फाउल माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी टीम को एक फ्री किक या पेनल्टी किक दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो 2016 के रियो ओलंपिक में भारत 2 पदक जीता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रजत पदक मिला था पीवी सिंधु जी को, जो महिला एकल बैडमिंटन में जीता था, और कांस्य पदक जीती थी साक्षी मलिक, महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में 58 केजी वर्ग में जीता था। भारत ने इन खेलों में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। 2 पदक जीता था, रजत और एक कांस्य। पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए रजत और कांस्य साक्षी मलिक फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए। चलिए अगला प्रश्न था, ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका माइकल फेल्प्स जो तैराक से रिलेटेड है, कुल 23 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं माइकल फेल्प्स, और स्विमिंग से हैं, स्विमर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान मुख्य रूप से जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित करता है, जिसने भारत को आपातकालीन शक्तियों और मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा दी है, ताकि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। तो यह जर्मनी का बीमर संविधान से देश को प्रेरित करता है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता आपकी क्या है, संघवाद की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। देख लीजिएगा यहाँ, लिखित संविधान, भारतीय संविधान लिखित और कठोर होता है जैसे भारत और अमेरिका में। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में होता है। सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में होती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका। द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र और राज्य सरकार पर सरकारें। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि होता है। यह है भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, और दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब संघवाद की विशेषता है। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति नहीं है। आपका ऑप्शन सी राइट है मेरे भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा शुरू की जाती है। राष्ट्रपति सीधे तौर पर न्यायाधीशों को पद से नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति केवल संसद के प्रस्ताव के बाद ही औपचारिक रूप से उन्हें पद से हटाते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन है? तो यह आपका गुजरात में है। जो सबसे ज़्यादा लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य को ही छूता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। करा यदि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तट सबसे लंबा है, लेकिन राज्यों में गुजरात ही शीर्ष पर है। अगला प्रश्न जो पूछा था, द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन सी। द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। यह पुस्तक वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई थी। 2015 में प्रकाशित हुई थी। द लॉज ऑफ मेडिसिन ये सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, या फिर चाणक्य का एक नाम और है, बताइएगा। विष्णुगुप्त भी उन्हीं को बोलते हैं, बता दिए। चलिए, चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। यह ग्रंथ राजनीतिक, अर्थनीति, सैन्य रणनीति और समाज शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। आपका कौटिल्य का या चाणक्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न जो पूछा था, जब किसी देश की सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय यानी उधार को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को राजकोषीय घाटा कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जब किसी देश की सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय यानी उधार को छोड़कर कुल आय से अधिक हो जाती है कुल व्यय, तो उस स्थिति को राजकोषीय घाटा या फिर वित्तीय घाटा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है और यह स्थिति देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आय वितरण और आर्थिक असमानता को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लॉरेंज वक्र आय वितरण को इंगित करता है। यह धन या आय के वितरण का एक आरेखीय निरूपण है। यह 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा धन वितरण की असमानता का निरूपण करने के लिए इसे विकसित किया गया था, लॉरेंज वक्र को। अगला प्रश्न जो पूछा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है देश के प्रत्येक परिवार को न्यूनतम एक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन यानी फिनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करना। ये मतलब था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य देश के हर परिवार को किफ़ायती तरीकों से बैंकिंग, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन करना, ताकि समाज के कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोग भी आर्थिक रूप से मुख्य धारा से जुड़ सके। ये कार्य था PM जनधन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न जो था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? समान नागरिक मैं आपको बताया था, डबल समान अंक है 44, तो अनुच्छेद 44 समान जॉब, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यह कहता है कि राज्य को पूरे भारत में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सभी धर्मों और समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसा व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून हो, जिससे राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला प्रश्न, 1987 के महाराष्ट्र कैडर के वह सेवानिवृत्त IAS अधिकारी कौन हैं जिन्हें भारत सरकार में भूमि संसाधन सचिव बनाया गया था? तो ये आपके अजय तिर्की हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। भारत सरकार में भूमि संसाधन विभाग में सचिव, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के पद पर नियुक्त हुए गए 1987 बैच महाराष्ट्र कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री अजय तिर्की हैं। अगला प्रश्न, PM किसान योजना में किसानों को वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? तो सीधे बैंक खाते में यानी डायरेक्ट DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से। ऑप्शन स मतलब सी, इसको लिख लीजिए। वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है। वार्षिक राशि जो है पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कुल 6,000 की सहायता मिलती है। किस्तें जो है यह राशि 2,000 की 3 समान किस्तें में हर 4 महीने में एक बार दी जाती है। भुगतान का तरीका
पैसा सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है। 2025 की प्रमुख किस्तें, 19वीं किस्त जो था 2025 में 24 फरवरी 2025 को आया था, 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को आया था और 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को आया। 2025 वाला इस साल वाला मेरे भाई। अगला प्रश्न जो है, ईद उल फितर का समापन किस पर होता है? ईद उल फितर का समापन किस पर होता है? तो सब्बाल के पहले दिन पे होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यह त्यौहार रमजान के महीने भर के उपवास, प्रार्थना और आत्मचिंतन के सफल समाप्ति का जश्न है। ईद उल फितर का समापन मुख्य रूप से सब्बाल महीने के अंत के साथ होता है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार सब्बाल की पहली तारीख को शुरू होता है। त्यौहार स्वयं आधिकारिक तौर पर इस्लामी मान्यताओं में से एक दिन का होता है। हालांकि कई मुस्लिम देशों में इसे 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। उत्सव की अवधि समाप्त होने के बाद त्यौहार समाप्त माना जाता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा था सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम की त्रिया, इसको इस तरह से टंग करना है मेरे भाई। सत्रिया असम की त्रिया, तो ये असम सत्रिया नृत्य जो है भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव मठ यानी सत्रों में हुई थी और इसे 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था सन 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो पूछा था अगला प्रश्न जो पूछा था, स्वयं सहायता समूह SHGS ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी सरकारी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठकें किसके द्वारा आहूत यानी बुलाई जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने या आहूत करने और सत्रावसान करने यानी सत्र को समाप्त करने का अधिकार होता है। हालांकि राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और कार्यवाही का संचालन करते हैं, लेकिन सत्र को बुलाते या समाप्त नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर कौन कार्यरत थे? तो आनंदीबेन पटेल जी कार्यरत थे। अवसर जो था 24 जनवरी 2025 को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन था। मुख्य प्रतिभागी थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या रही? तो आनंदीबेन पटेल जुलाई 2019 में इस पद पर हैं और जुलाई 2025 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय यानी 6 वर्ष तक सेवा करने वाली राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला प्रश्न जो है पूछा था, नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना के तहत स्वच्छता किट PPE किट किस केंद्रीय मंत्री ने वितरित की? तो आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने PPE किट को वितरित किया है। नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता किट PPE किट केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वितरित करी है। उन्होंने कई मौके पर जैसे मुंबई, जम्मू और छत्रपति संभाजी नगर में सफाई कर्मचारियों को ये किट और आयुष्मान कार्ड प्रदान किए
हैं ताकि उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत ने हाल ही में संपन्न हुए 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में जो हुआ था में कुल कितने पदक जीते? तो इसमें कितने पदक, तो भारत कुल 6 पदक जीते थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। पेरिस 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत कुल 6 पदक जीते हैं और पदक इस प्रकार है। पहला जो सिल्वर पदक जीते हैं नीरज कुमार चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में। 5 कांस्य पदक जीता गया था जिसमें मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में, मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित टीम 10 मीटर की एयर पिस्टल में, स्वप्न पिल्ले कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में अमन सहरावत पुरुषों की फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम कुश्ती में, और भारत की इस प्रतियोगिता की पदक तालिकाओं में 71वां स्थान रहा। किसमें? ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ था उसमें 71वां स्थान रहा और भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न जो है, वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कॉल में भाग लेने वालों के बीच अपने डिवाइस की स्क्रीन पर चल रही सामग्री जैसे दस्तावेज, प्रस्तुतियां या एप्स को लाइव दिखाना, इसी को बोलते हैं वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयरिंग करना। ये दिखाया जाता है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में विजुअल जानकारी, डेटा या एप्स साझा करने की अनुमति देती है, जिससे मीटिंग, प्रेजेंटेशन इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, मतलब जो दिखाना होता है, प्रेजेंटेशन, तकनीकी सहायता और दूरस्थ सहयोग, रिमोट कोलैबोरेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए, ये इंजीनियरिंग वगैरह में जो अभी कोरोना के टाइम में घर पे आके जो सब काम कर रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओडिसी नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा का नृत्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओडिसी नृत्य भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों में उत्पन्न हुआ है और अपनी कामुकता, भक्ति और त्रिभंग मुद्रा यानी शरीर का 3 भागों में मोड़ना, उसके लिए यह प्रसिद्ध है, जो राधा कृष्ण की कहानियों को व्यक्त भी करता है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक जो क्वेश्चन था, लगभग जितना भी क्वेश्चन था लगभग पूरा क्वेश्चन आ ही गया था मेरे भाई। तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सारे क्वेश्चन के साथ उसके शानदार डिटेल के साथ भी मैं आपके सामने इस वीडियो को प्रेजेंट किया हूँ मेरे भाई। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी दे दिया गया है मेरे भाई। आपका टेलीग्राम चैनल में @yaswant_academy पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ लिंक भी दे दिया गया है, यहाँ भी आपको डाल दिया गया है और चैनल में भी डाल दिया गया है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी होगा तो पिन कर दूंगा मेरे भाई। धन्यवाद।